नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज नीतीश जी की बात कर ली जाए और नीतीश जी से ज्यादा जनता दल यू इन सब की बात इसलिए कर लिया जाए कि सुबह एक न्यूज आई कि मनीष वर्मा साहब कोई एक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैं नहीं जानता हूं इनको। इन्होंने जनता दल यू ज्वाइन की और ये भी खबर आई कि इनको नीतीश कुमार जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में तय किया है और इन्हीं को अब वो अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये जनता दल यू का मेरा एक व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। व्यक्तिगत इसलिए बोल रहा हूं कि मैं शायद मालूम नहीं, इससे पहले मैंने कभी कहा कि नहीं कहा, आप लोगों को कितने को पता है कितनों को नहीं पता है। जब आज मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे जनता दल यू का अंत, नीतीश कुमार जी के पॉलिटिकल करियर का अंत और जब भाजपा के साथ रहते हुए भी, एनडीए के साथ रहते हुए भी देश के तमाम समाजवादियों को ऐसा लगता था और ऐसी गलतफहमी थी कि जनता दल यू के रूप में, नीतीश कुमार के रूप में एक समाजवादी विचारधारा या जयप्रकाश की विचारधारा कहीं ना कहीं धीरे धीरे उसके नीचे चल रही है, तैर रही है। लेकिन स्पष्ट हो गया है कि ये सब लोग गलत थे, मैं भी गलत था और नीतीश जी शुद्ध एक जातिवाद, एक जिनको अपनी जात के अलावा और कोई जात दिखती नहीं है, उस तरह के बहुत से हैं। वो कोई खराब बात नहीं है, लेकिन फिर वो अपने को मैं उनको ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, सोनेलाल पटेल, इन लोगों की कैटेगरी में खड़ा हुआ देखता हूं। मैं थोड़ा विस्तार से आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर आप बिहार की राजनीति समझें और समता पार्टी की राजनीति और फिर जनता दल यू की राजनीति और उससे क्या क्या प्रभावित हो रहा है। लालू यादव का वर्चस्व था। लालू यादव जिसको चाहते थे उसको जिताते थे, जिसको चाहते थे उसको हराते थे और लालू यादव ये मानते थे कि बिहार में वो जिसको चाह के उसको जिता के भेज दे रहे हैं। और ये एटीट्यूड में व्यक्तिगत उन उसके मतलब मैं किसी की सुनी सुनाई नहीं कर रहा हूं, जो मैंने सामने से देखा, जो लोगों ने मुझसे कहा, वो जॉर्ज फर्नांडिस तक को ये मानते थे कि जॉर्ज फर्नांडिस लालू यादव की कृपा पे एमपी बनते हैं। ये कश्मकश चलती रहती थी। लालू यादव का एक अपनी स्टाइल थी। 89 का इलेक्शन हो गया, मैं 89 से अब इस बात को कर रहा हूं। फिर लालू यादव चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, 91 में फिर इलेक्शन होता है और फिर उनका ये बिल्कुल भूत अब सिर पे चढ़ जाता है लालू यादव जी के कि वो वही इन सब लोगों के करता धरता है। क्या ठीक है? जॉर्ज साहब इस गुआपो से हरदम एक उनका समस्या चलती रहती थी। जॉर्ज साहब की एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो कैसे सस्टेन करना है, कैसे सरवाइव करना है, ये उनको बखूबी आता था। जात मतलब क्रिश्चियन होने के बाद भी मूल रूप से मतलब कन्नड़ कर्नाटक के रहने के वाले व्यक्ति, महाराष्ट्र में जिसने अपनी सारी उम्र गुजारी, सारी पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की, वो आके किस तरह से बिहार के सुदूर क्षेत्र में एक एक्सेप्टेबल लीडर के हुआ था, ये जॉर्ज साहब की अद्वितीय योग्यता है। और जितनी मेहनत जॉर्ज साहब करते थे, जितना पढ़ते लिखते थे, लेकिन मैं उस पर किसी और दिन उस विषय पे बात करेंगे कि जब कैसे वो बीजेपी के साथ आके उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई बीजेपी के साथ आके और बीजेपी को ये बता के कि बीजेपी कितनी सेकुलर है या कितनी अच्छी है, वो सब उन्होंने नष्ट कर दी। अपने अपने जीते जीत उसको स्वाहा किया। जब जब जॉर्ज साहब उड़ीसा में जाके ग्राहम स्टेन्स की हत्या को जस्टिफाई करते हैं, जब जब जॉर्ज साहब गोधरा के बाद गुजरात में जाके बताते हैं कि गोधरा को जस्टिफाई करते हैं या उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये देश के तमाम समाजवादी आंदोलन के लोग जो अलग अलग हिस्सों में पूरे देश में, उनके लिए एक केवल धक्का ही नहीं था, एक बहुत कष्ट की बात थी, एक व्यक्तिगत दुख की बात थी। 93 से में ये सब और शुरू हो जाता है। 94 आते आते जॉर्ज साहब ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग लालू यादव के साथ नहीं चल पाएंगे और वो जनता दल से बाहर निकलते हैं जुलाई 1994 में और वो एक पार्टी बनाते हैं, समता पार्टी। उस समता का बहुत कुछ लोहिया जी से इंस्पायर्ड, जो समता की एक मूल भावना थी वो लोहिया से उस इंस्पायर्ड वाली बात थी। पार्टी बनती है, पार्टी में बिहार से ज्यादा एमपी, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ सिटिंग एमपी,
उड़ीसा के, लक्षद्वीप के, मणिपुर के, देश भर के लोग उसमें आते हैं, गुजरात के, बहुत से देश के लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कर्नाटक के, वो बड़े बड़े नाम, उत्तर प्रदेश के बड़े नाम। मैं, क्योंकि मेरा भाई भी उसमें इन्वॉल्व था, इसलिए क्या उनका नाम ले उन लोगों का। उत्तर प्रदेश में चंद्रजीत यादव, बड़े कम्युनिस्ट लीडर, वो भी आते हैं, मोहन सिंह, हरखेवल, मेरे भाई। फिर उड़ीसा चले जाइए, रवि रे, मतलब बड़े हस्ताक्षर समाजवादी आंदोलन, मोहम्मद कोया, ये सब। खैर, ये एक लंबी लंबी चर्चा होगी, लेकिन ये सब करते कराते जौहर साहब समता पार्टी बनाते हैं। समता पार्टी 1994 में लॉन्च होती है, और फिर जौहर साहब के उस विचार से प्रभावित होकर लालू यादव की मतलब मंत्रिपरिषद के दो मंत्री, वशिष्ठ नारायण सिंह और सुधा श्रीवास्तव जी, ये मंत्रिमंडल छोड़ के ज्वाइन करते हैं समता पार्टी। अक्टूबर 1994 की गांधी मैदान में रैली होती है। उस रैली में चूंकि मैं कॉर्पोरेट में था, और जौहर साहब बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे, वो कि मेरा व्यक्तिगत, मेरे पारिवारिक संबंध थे, बिना मुझसे पूछे मुझे भी उस का कहीं ना कहीं ऑफिस बेरर बनता हूं मैं, और मुझे दूसरे दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि मैं नौकरी में रहते हुए ये काम नहीं कर सकता था। इस्तीफा देता हूं। मैं बहुत इंसिस्ट करता हूं जौहर साहब से, ये सब किस्से मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद मैंने पहले नहीं कहा, इंसिस्ट करता हूं कि मुझे मत बनाइए, मैं बाहर से रह के ही आपकी मदद करता हूं, लेकिन वो नहीं मानते हैं, और फिर वो मुझे भी हिस्सा बनना पड़ता है, और गांधी मैदान की एक बड़ी रैली होती है। मेरा नीतीश जी से व्यक्तिगत तौर पे उससे पहले जान पहचान थी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो एक समय ऐसा था कि जब मैं नीतीश जी के से मेरा बहुत उठना बैठना होने लगा, क्योंकि पटना में जाके वहां कैंप किया 1 डेढ़ महीना, रैली की तैयारी की। 1994 अक्टूबर 94 में वो रैली हुई गांधी मैदान में। इन सबके बीच मुझे एक नीतीश में हरदम लगता था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक इंजीनियर आदमी, ये सारी चीजें उनकी मुझे अच्छी चीजें दिखाई देती थी। चूंकि मुझसे थोड़े ही बड़े थे, तो एक व्यक्तिगत, मतलब अब इस समय चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो दोस्त क्या कहना, बहुत ज्यादा गहरे रिश्ते हो गए थे। उसके बाद मतलब 94 से लेके 95 बिहार एक समय ऐसा था कि हफ्ते के 4-5 दिन साथ ही गुजरते थे, खाना दिन का साथ होता था, एक बहुत क्लोजनेस थी। उसके बाद मैंने जब 95 का इलेक्शन हुआ, बिहार का इलेक्शन 1995 बिहार स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ, वो हम लोग बहुत शिद्दत से लड़ रहे थे। इलेक्शन लंबा खिंच गया, क्योंकि सेशन उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कुछ बेमानियां हुई थी, तो जो इलेक्शन 1 महीने में होना था, वो करीब 2.5-3 महीना खिंच गया। मैं उस इलेक्शन को कोऑर्डिनेट कर रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम लोग हेलीकॉप्टर लेके आए थे। उस हेलीकॉप्टर की वो किस्से, मतलब वो इंटरेस्टिंग किस्से हैं, लेकिन आज शायद उसका वक्त नहीं है। हेलीकॉप्टर कैसे आया, कैसे पहली बार उड़े, कैसे नीतीश जी जब पहली बार उड़े तो 2 ही मीटिंग कर पाए, फिर जौहर साहब के साथ में एक एक दिन में 20-20 22-22 मीटिंग करने लगा, फिर हम लोग 18-20 मीटिंग एक दिन में करते थे। वो एक लंबा सफर है, वो किसी और दिन बताएंगे। लेकिन उस इलेक्शन के दौरान चूंकि मैं बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व था बिहार की, होली आई बीच में। होली आई तो मैं दिल्ली रहता था, मैं वापस बांध दिया, भाई बच्चे बच्चे सब लोग वहां थे, अम्मा अम्मा दिल्ली में थी। लेकिन जौहर साहब को फोन किया नीतीश जी ने कि इनको किसी तरह से रोक दिया, मेरे कहने से तो मानेंगे नहीं। जौहर साहब का फोन आया कि अगर जरूरी नहीं हो तो रुक जाओ। खैर मैं रुक गया। ये बातें मैं छोटी छोटी इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत मेहनत से बनाई थी ये पार्टी। फिर नीतीश जी का वो चेहरा मेरे सामने आने लगा जो उनका जातिवादी चेहरा था। मैं 95 इलेक्शन की बात कह रहा हूँ। मैंने इसको सार्वजनिक आज तक नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब समय है कि ये पक्ष भी पता होना चाहिए। नीतीश जी अंदर से बहुत ही ज्यादा जातिवाद है, और बहुत ही एंटी अपर कास्ट है, ये भी मैं बता दूं। एक जो उसका एक उदाहरण ये होता था कि कई जगह आते थे लोग कि भाई वहां इलेक्शन करना है, कैंपेन करना है, समय दे दिए। हाँ क्या, दे दिए दे दिए। अरे आनंद जी, इनका कल परसों इनका लगाई नाम। जब वो चले जाते थे, और अगर वो अपर कास्ट के हैं, तो मैं इस क्या नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा था आप कहते क्यों हैं फिर। और मेरे इनके काफी झगड़े होते थे वहां इलेक्शन के दौरान। कुछ लोग विटनेस भी हैं, उसमें कुछ लोग जिंदा हैं, कुछ लोग मंत्री हैं, कुछ लोग मंत्री नहीं हैं। शिव कुमार सिंह उसमें एक है, लल्लन उसमें एक है, नीना सिंह उसमें एक है। बहुत से लोग हैं जिनको उस झगड़े के जो गवाह हैं और अभी जीवित हैं। ये सिलसिला चलता रहा। फिर कैसे
बीजेपी के साथ आए, क्या हुई समता पार्टी फिर मतलब मैं इसलिए कि 98 का इलेक्शन हुआ, बीजेपी के साथ हम लोगों ने लड़ा, 8 सीटें जीते, 6 सीट बिहार में, एक उड़ीसा, एक उत्तर प्रदेश। फिर 96 का इलेक्शन, 98 का इलेक्शन होता है, 12 सीट जीतते हैं, 10 बिहार, 2 उत्तर प्रदेश, और फिर 2000 आता है। 2000 में नीतीश जी को और मेरा, फिर मैं अपना अपना सफर कहीं कहूँ, फिर एक समय ऐसा आता है कि मेरा सफर तहलका हल्का होता है, वो एक अलग जया जी वाला किस्सा है। फिर मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी से अपने को अलग कर लेता हूँ, फिर मैं आके अपने पढ़ाई लिखाई और दूसरे कामों में व्यस्त हो जाता हूँ। 2000 में नीतीश जी एनडीए के चेहरा होके चीफ मिनिस्टर बनाती है, मतलब चीफ मिनिस्टर ये बनते हैं। 324 का हाउस है, 151 सीट एनडीए की और 159 सीट लालू जी की पार्टी की थी। नीतीश जी लेकिन चीफ मिनिस्टर की होत लेते हैं और अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाते हैं, सरकार गिर जाती है। फिर एक समय, अब जेडीयू का क्या हुआ, जनता दल अपनी चल रही थी, 1999 में जनता दल में स्प्लिट होती है, जनता दल एस अलग हो जाता है और एस के देवेगौड़ा साहब अपना लेके अलग बना लेते हैं और उनके खिलाफ कर्नाटका बेस एक लोक शक्ति पार्टी आ जाती है। और 2003 में आते आते ये तय होता है कि ये समता पार्टी, लोक शक्ति और जनता दल, ये तीनों मिलकर जनता दल यूनाइटेड बन जाती है, तो जेडीयू का जन्म होता है। और उस समय जेडीयू का तीर कमान निशान, जो जनता दल का तीर था, वो इसका चुनाव निशान होता है। झंडा लेकिन समता पार्टी का कैरी किया जाता है, सफेद हरे वाला। अब मैं इसलिए इस हिस्ट्री को बता रहा हूं कि कैसे कैसे जनता दल चलता है। फिर नीतीश जी के कुछ पेटीनेस वाले भी आते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस बड़े लीडर थे, मेरे एक ही आदमी को मैंने जीवन में नेता माना, लीडर माना, जिस जीवित उसमें। ऐसे तो बहुत से लोग हैं, लेकिन जो लोहिया की आइडियोलॉजी या गांधी की आइडियोलॉजी, लेकिन जो जीवित उसमें, जिसको एक हार्ड मास के आदमी को आप लीडर मानते, वो जॉर्ज साहब थे। लेकिन जब जॉर्ज साहब का बीजेपी वाला रूप और जिस तरह से वो बीजेपी की सब चीजों को सैंक्शन करते थे, मैं भी अलग हुआ। और तहलका में जिस तरह से डिफेंस डील होने लगी थी, उसका मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, जब कभी इसको भी साझा करेंगे, तो मैं अलग हुआ। लेकिन नीतीश जी एक समय पूरी तरह से डिपेंडेंट थे जॉर्ज साहब के ऊपर। नीतीश जी को एक चीज और याद रखिएगा, नीतीश जी 77 में एमएलए एमपी नहीं बने, 80 में एमएलए एमपी नहीं बने। नीतीश जी 84 का एमपी का इलेक्शन हार गए। नीतीश जी 85 में पहली बार एमएलए बने थे बिहार, और 89 में पहली बार वो एमपी बनते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। और देवीलाल के साथ, वो जब पहले एग्रीकल्चर मंत्री होते हैं, बाद में जब एक्सपेंशन होता है तो देवीलाल के साथ छोटे मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर उस समय हुआ करता था, एग्रीकल्चर बनते हैं। सफर यहां से शुरू हुआ है, कोई इनका 77 का सफर नहीं है। उस मामले में लालू जी इनसे बहुत सीनियर है पॉलिटिकल, अगर इसको देखा जाए कौन जीता था। नीतीश जी उस जॉर्ज साहब को, जो एक तरह से मेंटोर, गुरु सब कुछ थे, उनका 2009 में टिकट काट देते हैं। मुजफ्फरनगर जॉर्ज साहब को पहले नालंदा ले जाया जाते हैं, वहां से एमपी बनते हैं। 2009 में जॉर्ज साहब का टिकट कटता है। जॉर्ज साहब फिर भी जाके मुजफ्फरनगर से लड़ते हैं, मुजफ्फरपुर से, माफ कीजिएगा, मुजफ्फरपुर से लड़ते हैं, बुरी तरह से हारते हैं, वापस आ जाते हैं। नीतीश जी का शरद यादव जी आ जाते हैं। शरद यादव जी के साथ पहले वो अच्छा संबंध रहता है, बाद में खराब संबंध रहता है। ये मैं चीजों को जल्दी फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रहा हूं कि किसी व्यक्ति की कुछ चीजों को आपको जानना जरूरी है। जॉर्ज साहब का टिकट काटना, फिर जब शरद यादव जी की मृत्यु होती है तो नीतीश जी चीफ मिनिस्टर थे, सारे सुख मतलब सारी सुविधाएं थी, हेलीकॉप्टर था, जहाज था, कहीं कोई ये नहीं देखना है। पहले समाजवादियों को होता था जाएं कैसे, पैसा कहाँ, टिकट कैसे, कौन कटाएगा, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं थी। लेकिन न उनके अंतिम संस्कार में, न उनकी तिरही में, न उसमें किसी में शरद यादव जी के साथ के उसमें ये शामिल नहीं हुए थे। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूं कि पेटीनेस किसी व्यक्ति की शो करना है। नीतीश जी को सारी पार्टी में, अब वो कहें कुछ भी, नीतीश जी ऑन रिकॉर्ड है कहते हुए कि प्रशांत किशोर को उन्होंने अमित शाह के कहने पे अपने यहां लाए थे। अमित प्रशांत किशोर से बड़े इंप्रेस थे। फिर नीतीश जी धीरे धीरे नीतीश जी को आरसीपी सिंह नाम का एक व्यक्ति मिलता है। आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश में के अधिकारी रहे, आईएएस रहे हैं,
बेनी वर्मा जी, मतलब बाराबंकी के डीएम रहे हैं, तो बेनी वर्मा, ये सब कुर्मी नेट है। बेनी वर्मा कुर्मी, आरसीपी सिंह कुर्मी, ये सब लोग कुर्मी नेट से एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ होते हैं। बेनी वर्मा दूसरी पार्टी के होते हैं, लेकिन अंडर करंट जो एक बुनियादी वो रहता है, उससे नीतीश जी से जोड़ते हैं। नीतीश जी को ये, जब ये रेल मंत्री बनते हैं तो आरसीपी सिंह पहुंचते हैं वहां, फिर आरसीपी सिंह इनके साथ साथ फिर बिहार भी पहुंच जाते हैं इनके प्राइवेट सेक्रेटरी होके, और फिर आरसीपी सिंह में इनको ऐसा दिखाई देता है कि सारा दुनिया इनको दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो कुर्मी चेहरा है। आरसीपी सिंह को ये पार्टी, आरसीपी सिंह फिर पार्टी की कमान संभालते हैं, एमपी होते हैं, फिर बाद में अकेले वो होके मंत्री भी हो जाते हैं। ये सारा कुछ आरसीपी सिंह करते हैं, और नीतीश एक नौकरशाह के हाथ में छोड़ देते हैं पूरी पार्टी को। आरसीपी सिंह इनको जो धता बताते हैं और जिस तरह से बीजेपी के साथ जाने की बात करते हैं, नीतीश जी को वो होता है, फिर पार्टी में ये लल्लन सिंह को अध्यक्ष बनाया जाता है, इत्यादि इत्यादि। जब इंडिया गठबंधन बनता है, उसको बनाने में नीतीश का बहुत बड़ा हाथ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनका बहुत लंबे साथी लल्लन सिंह पहले दिन से उनके साथ है, कंधे से कंधा मिला के उनकी गलत सही सारी बातों में साथ देते आए हैं, लेकिन नीतीश जी को उनके ऊपर विश्वास नहीं है, और इसीलिए उनको अध्यक्ष की जगह खुद अध्यक्ष बन जाते हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर थे, कोई जरूरत नहीं थी, खुद अध्यक्ष बन जाते हैं। अब वर्किंग प्रेसिडेंट, अब संजय झा को, या किसको, जो झा जी एक है वहां, उनको बनाया है, लेकिन उनको ललन सिंह के ऊपर यह विश्वास नहीं था। अब वो बिल्कुल नवीन पटनायक की तर्ज पे वो अब एक नया खेल खेल रहे हैं। उनको एक फिर अपना स्वजाति, मनीष वर्मा नाम है, मनीष वर्मा आईएएस अधिकारी रहे हैं उड़ीसा कैडर के। उड़ीसा कैडर से उनको, अब चूंकि उनमें उन्हीं की जात के थे, तो उनको, उनकी जात के थे, उनके जिले के थे, नालंदा जिले के हैं, तो नालंदा नीतीश जी का जिला है, तो वहां के थे, ये सारी कुछ अच्छाइयां उनको देखने लगी, और कुर्मी तो थे ही। उड़ीसा से इनको ट्रांसफर करा के बिहार लाते हैं, बिहार में कई अलग अलग पद पे उनको दिया जाता है, पटना के कलेक्टर भी होते हैं। अंत में जब, चूंकि काडर में आप एक समय सीमा होती है, उतने ही दिनों तक दूसरे स्टेट में रह सकते हैं, वापस जाने की बात आती है, तो 2018 में इस्तीफा देके फिर ये नीतीश जी के कुछ कुछ एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी या प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे काम करने लगते हैं। नीतीश जी ने अब इनको फिर से पार्टी में इंडक्ट किया, और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हीं को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और वो उनके उत्तराधिकारी होने जा रहे हैं। मुझे एक कष्ट इस बात का है कि एक व्यक्ति जो, जिसने बहुत प्रॉमिसिंग था, लंबे समय तक बिहार में 20-21 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, सुशासन बाबू, ये सारी चीजें अच्छी है, लेकिन नीतीश बाबू को अगर कोई नौकरशाही में अपना उत्तराधिकार दिखता है, तो ये जरा सोचने वाली बात होगी। मैं हरदम मानता हूं कि पॉलिटिक्स बहुत ही पायस, बहुत ही ईमानदारी का खेम का कार्य है, समाज सेवा है, ईमानदारी चाहिए, देश को जरूरत है। अच्छे लोग नहीं आएंगे तो पॉलिटिक्स नहीं देश की चल पाएगी। ये सारा कुछ होने के बाद भी आपको पॉलिटिशियन और नौकरशाह में फर्क करना होगा। नौकरशाह एक दूसरी तरह से उसकी ट्रेनिंग होती है, हुक्म बजाने का काम होता है। नौकरशाह नेता नहीं हो सकता है, नौकरशाह लीडर नहीं हो सकता है। मैं ये जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं नौकरशाह उस बड़े कैबिनेट का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन वो लीड कैबिनेट को नहीं कर सकता है, क्योंकि नौकरशाह की ट्रेनिंग दूसरी है। नौकरशाह को जब सच सच कहना है, तो नौकरशाह की, इस देश में कितने नौकरशाहों की हिम्मत है जो खड़े होकर सच को सच कह दें। क्योंकि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है कि ये खराब, ये चीज है, तो सिर झुका के हाँ करते रहना है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ भी कह रही है, तो ये कष्ट का दिन है उन सारे पॉलिटिशियंस के लिए। नीतीश जी ने उनका उपहास उड़ाया है। अगर वो मनीष, वो किसी को बना देते, वो किसी को अपना उत्तराधिकारी बना देते, कोई नहीं पूछता, लेकिन अगर वो एक नौकरशाह को, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो उनकी जात का है, बना रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नवीन पटनायक ने फिर भी अगर अपना जो वारिस बनाने की बात, हालांकि बाद में मुकर गए थे, पेंडियन को की थी, उसके कारण भी और थे, लेकिन इतनी डिपेंडेंस ऑन अ नौकरशाह, मुझे इस बात का अफसोस है कि भारतीय राजनीति कहां पे आ गई है। और मुझे इस बात का
एक ज़माने में फ़क्र होता था कि मुझे प्राइवेटली मैं हरदम कहता था कि नीतीश जी के साथ अच्छा था, बहुत अच्छे दिन थे वो जो थे। लेकिन अब मुझे भी कहीं न कहीं ये लगता है कि शायद मैंने भी आदमी को ठीक से नहीं पहचान पाया था। ये व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने के लिए ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।